Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्लास 10th मैथमेटिक्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रो, उसमें मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दो वे होते हैं, एक ज्योमेट्रिकली और एक एल्जेब्रिकली, है ना। तो उसमें से हमने ग्राफिकली स्टार्ट कर दिया था, यानी कि ज्योमेट्रिकली। तो उसी के ऊपर कुछ फर्दर क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी ले लेता हूं और स्टार्ट करते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं एनसीईआरटी का। मैं लिख देता हूं एक बार बोर्ड पे, एग्जाम्पल नंबर 2, पेज नंबर 42, एनसीईआरटी, ठीक है। और बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि जब भी आप वीडियो को देखें अपने साथ में पेन, कॉपी और एनसीईआरटी की बुक जरूर रखें। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में लिखा है, रोमिला went to a stationery shop and purchased 2 pencil and 3 erasers, ठीक है, for ₹9। आगे लिखा है फुल स्टॉप के बाद, her friend सोनाली saw the new variety of pencil and erasers with Romila and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically। कहने का मतलब ये है कि रोमिला एक स्टेशनरी शॉप से 2 पेंसिल और 3 इरेजर्स लेती है। कितने रुपए में? 9 रुपए में। और उसकी जो फ्रेंड है सोनाली, वो लेती है बेटा 4 पेंसिल और 6 इरेजर। कितने रुपए में? 18 रुपीज में। तो आपको इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। तो एक बार देखते हैं। सबसे पहले बच्चे क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ इरेजर बी ₹Y, ठीक है। हमने पेंसिल की कॉस्ट को X रुपीज लेट कर लिया है और इरेजर की कॉस्ट को Y रुपीज लेट कर लिया है, ठीक है। अब सिचुएशन देख लेते हैं एक बार। सिचुएशन क्या थी? कहता है कि रोमिला जो है स्टेशनरी शॉप से 2 पेंसिल और 3 इरेजर लेती है 9 रुपए में। यानी कि अगर एक पेंसिल X रुपए की है तो 2 पेंसिल कितने की होगी बेटा? ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको 2 से इंटू कर दूं तो 2X की होगी। और उसने साथ में 3 इरेजर लिए। एक इरेजर अगर Y रुपीज की है तो 3 इरेजर कितने की होगी? ऑब्वियस सी बात है बेटा, 3Y की होगी। और इसने ये दोनों चीजों को परचेज करने में कितना अमाउंट दिया है बेटे? 9 रुपीज का। तो अगर मैं इसका दोनों का टोटल कर दूं तो क्या आ जाएगा बेटा? 9 रुपीज, है ना। तो मैं यहां पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। इक्वेशन क्या बनी है हमारी? 2X प्लस 3Y इज इक्वल टू 9, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन जो बनी है ना। ऑल्सो सेकेंड इक्वेशन देखते हैं एक बार। सेकेंड इक्वेशन के लिए बोला था कि जो रोमिला की फ्रेंड है बेटा सोनाली, उसने भी 4 पेंसिल और 6 इरेजर लिए। 4 पेंसिल यानी कि 4X हो जाएगा और 6 इरेजर यानी कि 6Y हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और इसने कितने रुपीज में लिए? ये 18 रुपीज में। तो यहां पे आ गया इक्वल टू में 18। तो आपके पास 2 इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गई है एल्जेब्रिकली। इसको कहते हैं बेटा एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन, है ना। अब इसका हम ग्राफ देखेंगे ज्योमेट्रिकली, है ना। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ग्राफ कराया था, लास्ट जो वीडियो थी मेरी उसमें भी बताया था मैंने, बट एक बार और देखते हैं कैसे ग्राफ से करेंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं कि एटलीस्ट 2-2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए। तो 1 बाय 1 मैं एक एक इक्वेशन ले लेता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैंने इक्वेशन नंबर 1 ली, दैट इज 2X प्लस 3Y इक्वल टू 9, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आप इन दोनों में से एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दो और बाकी सबको ट्रांसफर कर दो, है ना।
और उस वेरिएबल को छोड़ो जिसका कोफिशिएंट एक तो छोटा हो और दूसरा एटलीस्ट इवन नंबर हो, है ना। कोशिश करो कि इवन नंबर हो या फिर 2 का मल्टीपल हो। ठीक है, देखिए तो मैंने यहाँ पे x को छोड़ दिया, बाकी सबको उधर ट्रांसफर कर दिया। तो 9 ये उधर जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, और ये 2 इंटू में था तो 2 डिवाइड में आ गया, है ना। अब मैं इसके एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन निकाल लूंगा, कम से कम 2 तो निकालने कंपलसरी है, और अगर आप 3 निकालते हो तो ज्यादा बेटर है। तो मैं 2 सॉल्यूशन निकाल लेता हूं। कैसे निकालेंगे बेटे? y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x मिल जाएगा हमें, है ना। तो मैं रफ में करके दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे आपके पास जो सिचुएशन है वो है x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। चलिए अब मैं कोई वैल्यू पुट करके देखता हूँ इसमें, है ना, y की। कोशिश करें कि ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जिससे कि पॉइंट में ना आए आंसर। वैसे तो अगर पॉइंट में आता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ग्राफ में प्लॉट करने पर कई बार दिक्कत होती है, तो इसीलिए कोशिश करो कि पॉइंट में ना ही आए तो अच्छा है ना। तो मैं y की वैल्यू अगर यहाँ पे लेट सपोज के 1 डाल देता हूँ तो कितना आता है, 9 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2। तो y की वैल्यू मैंने 1 पुट की है, तो यहाँ पे भी 1 लिख देते हैं। तो ये आ गया 9 और 3 1 3, 9 में से 3 गया तो 6 बाय 2 यानी कि 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 3 आ गई। तो एक सॉल्यूशन तो मिल गया मुझे, है ना। एक और निकाल लेते हैं एटलीस्ट। तो चलो साइड में पुट कर देता हूं मैं। इस बार मैं अगर 2 पुट करता हूं तो नहीं, पॉइंट में रहेगा। 3 पुट करता हूं, हाँ 3 पुट कर देते हैं, यहाँ पे 3 बेटर है। तो मैंने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी यहाँ पे 3। देखेंगे आप x इज इक्वल टू कितना था, 9 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू 3 अपॉन 2, दैट इज 9 माइनस 3 3 9 बाय 2। तो 9 माइनस 9 0, और 0 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 0 ही आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 0। ठीक है, तो यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरी इक्वेशन लेता हूं, उससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। हाँ जी, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, है ना, इक्वल टू 18। चलिए एक बार इसके भी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। और मैंने बताया जैसे कि आपको एक वेरिएबल छोड़ के बाकी सबको ट्रांसफर कर दो। तो x को छोड़ के बाकी सबको ट्रांसफर कर रहा हूं मैं। 18 माइनस 6y होल अपॉन में कितना आएगा, 4। ठीक है, तो एक टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, और एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। रफ में चेक करते हैं एक बार ना। सो x इज इक्वल टू 18 माइनस 6y अपॉन 4 है। चलो पुट करते हैं एक एक करके। y की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूं, है ना, y की वैल्यू अगर 3 ले लूं तो कितना आता है? 3 लेने पर आ गया x 0। चेक कर लो, 18 माइनस 18 0, 0 बाय 4 दैट इज 0। तो x की y की वैल्यू 3 लेने पर x मिला आपको 0। अब एक और निकाल लीजिए। सो x इज इक्वल टू 18 माइनस 6y अपॉन 4 था। एक और कोई निकालते हैं, चेक करते हैं कौन सा लें। जब 24 में से 18 जाएगा तो पॉइंट में जाएगा। यहाँ पे कुछ और लें तो 1 ले तो, हाँ 1 लेंगे तो पॉइंट में नहीं आएगा, पूरा चला जाएगा। तो चलो 1 पुट करके देखते हैं ना। x इज इक्वल टू 18 माइनस 6 इंटू 1 अपॉन 4, दैट इज x इज इक्वल टू 18 माइनस 6 बाय 4। तो x इज इक्वल टू 18 माइनस 6 करेंगे तो 12 बाय 4 दैट इज 3। तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, क्या लेने पर? 1 लेने पर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y की वैल्यू 1 लेने पर x आ गया 3। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार ना। हाँ जी बेटा, तो एक बार देखना जरा। मैं एक्चुअली ये समझाना चाहता था आपको, एक चीज ऑब्जर्व कराना चाहता था। वो पता नहीं आप लोगों ने ऑब्जर्व की है या नहीं की, मैं एक बार बता देता हूँ। मैं इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ पे। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि बेटा इस पूरी इक्वेशन में 2 कॉमन था, है ना।
तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके थोड़ा सा छोटा कर दूँ, है ना। तो जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा 3y और यहाँ पे आ जाएगा 9। आप चेक कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, क्लियर है। और आप अगर इसको ध्यान से देखें, आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही आ चुकी है, आप चेक कर लो, 2x + 3y = 9, है ना। तो बच्चे, मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में आपको जो कंडीशंस इंट्रोड्यूस की थी, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, एक्चुअली उसका रीज़न क्या था मैं पहले वो बताता हूँ आपको, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। मैंने आपको बताया था कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू आता है b1/b2 के, तो यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आता है तो मैनी सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है तो नो सॉल्यूशन कहलाएगा। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या है। देखो, अगर आप खुद सोचो कि यहाँ पे ये 2 इक्वेशन लिखी हुई भले ही दिख रही हैं, बट कायदे से तो ये एक इक्वेशन है, क्योंकि अगर मैंने 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो सेम ही तो इक्वेशन मिल रही है। और आप याद रखना, और क्या याद रखने वाली कोई बात नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और अच्छे से जानते भी हो कि हमारे पास अगर एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल है तो मैं उसका एग्जैक्ट आंसर निकाल सकता हूँ, है ना। लेकिन अगर हमारे पास एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है तो बेटा उसका एक सॉल्यूशन नहीं आ सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक सिचुएशन ली जाए कि x + y = मैंने ले लिया लेट्स सपोज 10, तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाऊंगा तो बेटा इसका एक सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, क्योंकि x की अगर आप वैल्यू लेट्स सपोज ले भी लेते हो, कोई सी भी 2 ले लिया आपने, तो y आपको कितना मिलेगा, x की वैल्यू 2 लेने पर y आपको 8 मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 ना लेके 3 ली होती तो y आपको 7 मिलता, 4 ली होती तो 6 मिलता, एंड सो ऑन। तो मतलब अनगिनत सॉल्यूशन आते रहते हैं इसके, है ना। तो कहने का मतलब ये था कि अगर आपके पास एक इक्वेशन है तो बच्चे सॉल्यूशन आपके पास अनगिनत आते हैं। तो आपके पास इस क्वेश्चन में एक ही इक्वेशन थी, 2 लिखी हुई भले ही दिख रही हैं आपको, लेकिन एक्चुअल में इक्वेशन एक ही थी। तो ऐसे केस में अनगिनत सॉल्यूशन आते हैं। तो आपने टेबल में भी ऑब्जर्व किया कि सेम सॉल्यूशन मिले हैं हमें, देख लो, चेक कर लो, 3 1 3 1 0 3 0 3, है ना। अगर मैं इसको ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसको प्लॉट करो या इसको प्लॉट करो, बात एक ही है ना। चलो एक बार ग्राफ भी देखते हैं इसका, मैं राइट साइड में रफ कर देता हूं इसको। बच्चों, आप ग्राफ रफली ना करना, आप बेटा ग्राफ को ग्राफ पेपर पे ही करना, ठीक है, प्रॉपर पेंसिल और स्केल्स वगैरह लेके, है ना। तो देखिए 3 तक जाना है ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली, और सारे पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बना लेते हैं, इधर की बनाने की जरूरत भी नहीं है। ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा, एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं चौथा, ये 1, ये 2, ये 3 और यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा 4। ये एक्स एक्सिस होती है, आपको पता ही है, पॉजिटिव साइड में, और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव साइड, ये एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड, इसको डैश से नोट कर सकते हैं, और ये वाई एक्सिस नेगेटिव, है ना। चलिए अब प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट था 3,1, x की वैल्यू 3 पे y1, तो x की वैल्यू 3 पे y1 चेक कर लो, यहाँ पे आएगा पॉइंट, तो मैंने इसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। दूसरा है x की वैल्यू 0 पे y3, तो 0 पे y3 1 2 3 यानी कि पॉइंट यहाँ पे आएगा। और अगर मैं इसका बनाऊंगा तो इसका भी यही दोनों पॉइंट आने थे, तो ऑलरेडी प्लॉट है, तो बनाने की अलग से जरूरत नहीं है मेरे को। तो मैंने इसका ग्राफ बनाया, देखिए बच्चे ये रफ ग्राफ है, हो सकता है इस 4 पॉइंट से पास हुआ हो या नहीं हुआ हो, मैं नहीं कह सकता उसको, क्योंकि रफ ग्राफ है ना, ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया मैंने, तो आप एक बार देख लेना उस चीज़ को। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका भी पॉइंट ये और यही है, तो दूसरी जो इक्वेशन बनेगी उसकी लाइन भी यहीं से पास होगी, यानी कि इसको ओवरलैप कर जाएगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है बेटा। तो आपने ऑब्जर्व किया कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आई है, तो इसका मतलब इसने इस लाइन को हर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया होगा, और जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उतने ही सॉल्यूशन कहलाते हैं, है ना। तो इसके ऊपर मैं इसकी दोनों इक्वेशन लिखने वाला हूँ, एक इस तरफ को एरो करके लिख देता हूँ, एक इस तरफ को, है ना। तो पहली इक्वेशन थी आपके पास 2x + 3y
इज इक्वल टू 9, और जो दूसरी इक्वेशन थी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, है ना। तो बच्चे ये था इसका ग्राफिक सॉल्यूशन, है ना, या फिर ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि इसमें मैनी सॉल्यूशन है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन है। और ऐसा केस कब बना, जब हमारे पास इनडायरेक्टली एक ही इक्वेशन थी, है ना, इनडायरेक्टली एक ही इक्वेशन दे रखी थी हमें, तब ऐसा केस बनेगा, अदरवाइज ऐसा केस नहीं बनेगा। ठीक है बच्चे, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है एक बार, और उसके बाद एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 43 पे है एनसीईआरटी में। ओके, तो मैं एक बार रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, एंड 2x प्लस 4y एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, फुल स्टॉप। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। ठीक है बेटा, ये तो और भी ज्यादा इजी हो गया है, क्योंकि आपको अलजेब्रिकली तो सॉल्व करके दे ही दिया है, आपने सिर्फ इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है ना। चलिए एक बार देखेंगे, है। तो मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर देता हूँ। अब 1 बाय 1 मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ। तो मैंने पहली इक्वेशन ली फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज x प्लस 2y माइनस 4 को मैं उधर ट्रांसफर करता हूँ तो प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था यहाँ से आप एक वेरिएबल को छोड़ के सबको उधर भेज दीजिए। तो x को छोड़ देता हूँ, छोटा वही है, तो 4 माइनस 2y। अब इसके एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए, मैंने y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट किया। अगर मैंने y की वैल्यू 0 डाली होगी तो 2 इंटू 0 खत्म, और 4 में से 0 गया तो 4 ही आएगा, यानी कि x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है बच्चे, अगर कोई भी डाउट हो तो आप साइड में रफ में पुट करके देखें। अब मैंने y की वैल्यू को पुट किया यहाँ पे 2। अगर मैं y की वैल्यू 2 डालता हूँ तो 2 टू 4, और 4 माइनस 4 x की वैल्यू 0 मिल जाएगी, है ना। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं सिमिलरली। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड इज 2x प्लस 4y इक्वल टू 12, माइनस 12 में उधर जाके प्लस 12 हो जाएगा, है ना। अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, जैसे कि मैंने आपको अभी लास्ट एग्जांपल में ही बताया था कि अगर कुछ कॉमन हो तो आप कोशिश करो उसको छोटा कर लो डिवाइड करके। तो यहाँ पे 2 कॉमन था, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन को, तो बन गई x प्लस 2y इक्वल टू 6, है ना। तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया बच्चे, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2y, सबको ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद मैंने इसके 2 सॉल्यूशन निकाल लेने हैं, x और ये y। चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे पुट किया y की वैल्यू को 3। अगर मैं y की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, 3 टू 6, 6 माइनस 6, x की वैल्यू आ जाएगी 0। इसके बाद मैं पुट कर देता हूँ y की वैल्यू को 4। अगर मैं 4 नहीं 4 तो ज़्यादा हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, 4 रहने दो, 4 से बेटर है 1 पुट कर दो। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 2 1 2, और 6 माइनस 2 4 आपको x मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए अब एक बार इसका ग्राफिक सॉल्यूशन देखते हैं, इसको ग्राफ पे प्रेजेंट करके देखते हैं क्या आता है। अच्छा, बिफोर दैट आप एक चीज़ देखना जो ऑब्जर्व करनी थी इस क्वेश्चन में। एक सिचुएशन लेते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कोई भी सिचुएशन ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक पेन लिया आपने, है ना। एक पेन जो है 10 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, और एक नोटबुक है। नोटबुक लेट्स सपोज के 20 रुपीज़ की है।
ठीक है, अब इन दोनों का टोटल प्राइस कितना आ जाएगा बेटा? अगर मैंने इसकी कॉस्ट को थोड़ी देर के लिए x और इसकी कॉस्ट को थोड़ी देर के लिए y मानता हूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि x प्लस वाई इक्वल टू दोनों मिला के 30 आना चाहिए, है ना? बिल्कुल। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि लेट सपोज मैंने इस इक्वेशन में 2 का इंटू कर दिया, मतलब ये मान लीजिए कि मैंने 2 पेन लिए होंगे और 2 ही नोटबुक ली होगी। लेट सपोज कि मैंने 2 ही नोटबुक ली होगी, तो डेफिनेटली ये जो था आपका प्राइस ये 60 आना चाहिए था बेटा। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि 60 की जगह यहाँ पे कुछ और आ रहा हो? लेट सपोज 50 आ रहा हो, 70 आ रहा हो, 80 आ रहा हो? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है ऐसा पॉसिबल, है ना? अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो इन दैट केस हम क्या कह सकते हैं कि जो दो इक्वेशंस हैं, एक तो ये थी बेटे, ये वाली, है ना, और दूसरी ये वाली है। ये जो दो इक्वेशंस हैं ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब ये दोनों इक्वेशन ही गलत है। ठीक है, और अगर ये दोनों इक्वेशन गलत हैं तो डेफिनेटली इसका कोई आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इस केस में नो सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए एक बार, आपके पास जो पहली इक्वेशन थी वो थी x प्लस 2y इक्वल टू 4, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये है ना, x प्लस 2y इक्वल टू 4। और सेकेंड इक्वेशन जब आपने ली और उसको 2 से डिवाइड किया तो ये भी कुछ ऐसी आई थी, x प्लस 2y। चेक कर लो आप, लेफ्ट हैंड साइड सेम है बट राइट हैंड साइड अनइक्वल आ गई। यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 6 थी। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है बच्चे कि ये इक्वेशन गलत है, ये सिचुएशन ही नहीं हो सकती। तो ये इनकंसिस्टेंट सिचुएशन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन बट फिर भी हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और चेक करेंगे कि कैसे नहीं आता, मतलब क्या सिचुएशन आती है ग्राफ पे, क्या नहीं आती, है ना? तो मैं इसको रफ कर देता हूँ एक बार और इसका ग्राफ बना के देखते हैं। फिर देखिए सारे पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा ग्राफ। तो मैं थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ही। ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव, है ना? हाँ जी, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक जाना, तो मैं एक एक्स्ट्रा लेके 5 तक जा जाता हूँ। तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हाँ जी। तो पहला देखते हैं, पहला क्या है बच्चे? x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 4 पॉजिटिव साइड है तो इधर 1 2 3 4 यहाँ पे प्लॉट होगा ये पॉइंट। और दूसरा है y की वैल्यू 2 और x 0 है, तो y की वैल्यू 2 पॉजिटिव है तो 1 2 यहाँ पे प्लॉट होगा। तो पहली लाइन तो आपकी ये बन जाएगी। यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन भी लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या थी? x प्लस 2y इक्वल टू 4। अब दूसरी देखते हैं। दूसरी थी x की वैल्यू 0 पे y3, x की वैल्यू 0 पे y3 1 2 3, यानी कि पॉइंट ये आ गया। और अगला था x की वैल्यू 4 पे y1, तो x की वैल्यू 4 यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इस पे y1 यानी कि ये रहा। तो पॉइंट इसके सामने आएगा, यानी कि यहाँ पे। ठीक है बच्चे, अब मैं इन दोनों को ज्वाइन करता हूँ आपस में। और इसके ऊपर इसकी इक्वेशन भी लिख देता हूँ। इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। ठीक है, आप चेक कर लो एक बार बच्चे कि देखो कहीं पे भी ये इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, कहीं पे भी मीट नहीं कर रही है। तो इन दैट केस जब कहीं पे भी मीट नहीं कर रही है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए इसको। हाँ जी बेटा, तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 3.1। तो एक बार देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 में क्या है। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक
ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है बच्चे, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you। यानी कि आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था। ठीक है, यू वर देन फुल स्टॉप। आगे लिखा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी कि अब से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। और अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। Isn't this interesting? Question mark. Represent this situation algebraically and graphically। इसको हमने algebraically और graphically represent करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज को लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर। ठीक है, एंड द एज ऑफ हिज डॉटर बी वाई ईयर। ठीक है, सबसे पहले इनकी एज को हमने लेट कर लिया। आफ्ताब की एज एक्स ईयर है और उसकी बेटी की एज वाई ईयर है, प्रेजेंट एज। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या लिखा था बच्चे कि आफ्ताब जो है अब से 7 साल पहले, है ना, 7 साल पहले, तो अभी आफ्ताब की एज अगर एक्स ईयर है तो 7 साल पहले डेफिनेटली 7 साल कम रही होगी, है ना। सिमिलरली आफ्ताब की जो बेटी है उसकी एज अगर अभी वाई ईयर है तो 7 साल पहले उसकी बेटी भी 7 साल कम होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में लिखा है कि आफ्ताब जो है अपनी बेटी की एज का 7 टाइम्स था, है ना। तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि ये जो है 7 गुना है इसकी एज का। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज अगर ये 5 साल की होगी इसकी बेटी, तो ये कितने साल का होगा, 35 का, क्योंकि इस एज का 7 टाइम्स। ठीक है, ओके। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसमें भी 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये इक्वेशन बन चुकी है और दोनों इक्वल दिए, है ना। चलिए एक बार देखते हैं, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 7 49। अब वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7। ठीक है, तो x माइनस 7y इज इक्वल टू 49 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा माइनस का। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई प्रिपेयर होके। ओके, अब इक्वेशन नंबर सेकंड देखते हैं। ऑल्सो सेकंड सिचुएशन में इसने ये बोला था कि अब से 3 साल बाद, ठीक है, अब से 3 साल बाद ये 3 गुना हो जाएगा अपनी बेटी की एज का, है ना। तो अब से 3 साल बाद यानी कि अभी उसकी एज x है और उसकी बेटी की एज y है, तो 3 साल बाद ऑब्वियस सी बात है ये 3 साल बड़ा होगा और इसकी बेटी भी 3 साल बड़ी हो जाएगी, है ना। तो इसकी एज जो है इसकी बेटी की एज से 3 गुना है, तो इट मीन्स मेरे को इसकी बेटी में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो दोनों की एज इक्वल आ जाएगी और मेरे पास एक इक्वेशन भी आ गई है ना। तो इक्वेशन क्या बन के आई है बेटा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9। अब वेरिएबल्स को एक तरफ कर लेते हैं, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3। सो x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ओके, तो बच्चे ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब ये था इसका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकली बच्चे आप इसको खुद करना। ठीक है, ट्राई योर सेल्फ, ग्राफिकली आप इसको खुद करें। ओके, मैं सेकंड क्वेश्चन कराता हूं, इसको रफ कर देता हूं। हाँ जी, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं एक बार।
सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में लिखा है बच्चे कि द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, कोच है बेटा क्रिकेट टीम का, वो क्या करता है, बायस 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स, वो 3 बैट और 6 बॉल्स खरीदता है फॉर ₹39। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 3 बैट्स और 6 बॉल्स, ठीक है, कितने में, 3900 में। और आगे लिखा है बच्चे कि लेटर शी बायज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसने एक बैट और 3 मोर बॉल और ली, एक बैट और 3 मोर बॉल्स लिए अगर उसने, कितने में, 1300 में, 1300 में। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो आपने इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले वही लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट बी ₹X, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी ₹Y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बैट अगर X रुपए का है तो 3 बैट 3X के होंगे बच्चे, और एक बॉल अगर ₹Y की है तो 6 बॉल कितने की होगी, 6Y की होगी, और इन दोनों को मिला के उसने कितना पैसा खर्च किया है, 3900। यही क्वेश्चन में लिखा है ना, ठीक है। ऑल्सो सेकेंड सिचुएशन में क्या बोला उसने कि अगर वो एक बैट और 3 मोर बॉल लेती, तो 3 मोर बॉल यानी कि 3Y, तो कितने रुपए पे कर रही थी, 1300। तो ये तो था इसका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकली आप इसको भी खुद करें, ट्राई करें एक बार, तो ट्राई योर सेल्फ। ठीक है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं एक बार, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो थर्ड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg grapes ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। यानी कि किसी दिन 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का जो मूल्य था, यानी कि कॉस्ट थी, वो कितने रुपए थी बेटा, 160। मैं लिख देता हूँ, 2 kg तो एप्पल थे और 1 kg ग्रेप्स थे, 160। और आगे लिखा है आफ्टर अ मंथ, यानी कि महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स, 4 kg एप्पल्स और एंड 2 kg ग्रेप्स, और 2 kg ग्रेप्स इज ₹300, 300 रुपए में, है ना, महीने बाद, ठीक है। तो कह रहा है कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, ठीक है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल be ₹X and the cost of 1 kg grapes be ₹Y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, 1 kg एप्पल अगर X रुपए के, तो 2 kg एप्पल कितने के होंगे बच्चे, 2X के, है ना। अगर 1 kg ग्रेप्स Y रुपए के माने हैं, तो 1 kg ग्रेप्स Y के ही होंगे, इक्वल टू कितने रुपए में था, 160, है ना। ऑल्सो दूसरी सिचुएशन, यानी कि 1 महीने बाद जो 4 kg एप्पल थे और 2 kg ग्रेप्स थे, उनकी कॉस्ट कितनी हो जाती है बेटा, 300 हो जाती है।
तो आपने इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो एल्जेब्रिकली मैंने कर दिया है यहाँ पे, आप ग्राफिकली खुद से करेंगे एक बार ट्राई, ठीक है। और इसके बाद आप कोशिश करना, अगर आप RD शर्मा वगैरह प्रेफर करते हैं तो वहां से आप सारे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है बच्चों। और फिर भी कोई अगर डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।